हिमविद्या पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास जो कि अजय रावत सर द्वारा लिखा गया है, इसकी एक सीरीज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए। अभी तक इस बुक से रिलेटेड 70 पार्ट्स में वीडियोस आ चुकी हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे कि हम लोगों ने उत्तराखंड एक सामान्य परिचय कवर कर लिया है, कुमाऊं में चंद्र राजवंश, गढ़वाल का परमार वंश और गोरखा शासन तक हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। इस वक्त हमारा चल रहा है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था, और इसके भी काफ़ी टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं। जैसे कि उत्तराखंड की जो पारंपरिक न्याय व्यवस्था यहाँ पे लागू की गई अंग्रेजों द्वारा, तो उसके बारे में हम लोगों ने कई नियम पढ़े हैं। 30-35 नियम हम लोग कवर कर चुके हैं उसमें, और कुछ अनुच्छेद उन लोग के द्वारा बनाए गए थे, तो वो भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे दैवीय न्याय में पहुँच गए थे, जहाँ पर को हम लोगों ने भगवान गोलू देवता के बारे में जाना था। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है गंगनाथ देवता। ठीक है, तो गोलू देवता और गंगनाथ देवता को भी एक तरीके से न्याय न्याय का देवता माना जाता है, तो इस वजह से हम लोग इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं जो इस बुक के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों ने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग जरूर से हिमविद्या पाठशाला में विजिट करके वहाँ पे जो प्लेलिस्ट है उसको जरूर आप लोग देखिएगा और वहाँ से अपने नोट्स तैयार कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक आज होने वाला है गंगनाथ देवता। इससे पहले हमने गोलू देवता के बारे में कवर किया है, तो आप लोग जरूर से उसको देखिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक गंगनाथ देवता। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएंगे आप उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, ताकि आप जब रिवीजन करने के लिए बैठे तो आप लोगों को रिवाइज करने में कोई ज़्यादा तकलीफ ना हो या फिर कोई परेशानी ना उठानी पड़े। अम, गंगनाथ देवता ऐसी ही एक विभूति गंगनाथ देवता है जो वंचितों के उपास्य हैं। ऐसी एक विभूति यानी कि गोलू देवता जैसी। ठीक है, एक हमारे स्थानीय जो इष्ट देव हैं गोलू देवता, जिनको न्याय का देवता माना जाता है, और जिनके मंदिर यहाँ कुमाऊं में कहाँ कहाँ पर स्थापित है। एक तो घोड़ाखाल में एक प्रसिद्ध मंदिर है उनका, घोड़ाखाल गोलू देवता का मंदिर, और चितई गुरु देवता का मंदिर वहाँ पे स्थापित है। और कई जगहों पे अलग अलग, एक चंपावत में स्थापित किया गया है उनका मंदिर। तो इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने उनके बारे में पढ़ा था। और इसीलिए यहाँ पे कहा गया कि कोलू देवता जैसी जो एक और विभूति है वो कौन है, गंगनाथ देवता है, जो वंचितों के उपास्य हैं। यानी कि जो हर जगह से परेशान होके गंगनाथ जी के दरबार में आते हैं तो वो कभी भी क्या नहीं होता, परेशान नहीं होता। यानी कि उसकी हर परेशानी को दूर कर दिया जाता है किसके द्वारा, गोलू देवता द्वारा। तो इतनी ज़्यादा मान्यता है गंगनाथ देवता की। उनके मंदिर पहाड़ों में लगभग सभी स्थानों पर है, और वहाँ आशा के संदेश, आत्माओं के शक्तिदाता और दैवी न्याय के संवाहक हैं। भक्त जो उनकी पीठों में पीठों यानी कि मंदिर में पीठों में उपस्थित होते हैं, वे पूर्ण समर्पण से भरे होते हैं और मानवता के आयाम को वैश्विक आयाम में विस्तृत कर देते हैं। ठीक है, यहाँ आत्मा व स्व आत्मा की खोज होती है। ठीक है, अनुभव करने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है कि यह कैसे हुआ। जो होता है वह संभव होना ही होता है, क्योंकि उस परमात्मा की लीला रहस्यमय है, और यही रहस्यमयता असंभव को भी संभव बना देती है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि गंगनाथ जी, यहाँ पे स्थानीय जो देवता है गंगनाथ जी, वो अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करते। यानी कि उनकी हर एक मनोकामना को पूरा किया जाता है। गोलू देवता और गंगनाथ देवता को न्याय का देवता माना जाता है, क्योंकि जो मानव द्वारा बनाए गए जो न्यायालय हैं वहाँ पर जो मुकदमे वगैरह चलते हैं उनके लिए, या फिर कोई भी मुकदमा उनका चल रहा है जमीन से संबंधित या आपसी संबंधों से संबंधित, कोई भी अगर चल रहा है उनका वहाँ पर कोई मुकदमा, अगर उसमें उन न्यायालय द्वारा उनके हित में अगर कोई डिसीजन नहीं दिया गया होता है, तो उसको लेकर वो लास्ट में कहाँ पे को आते हैं, गोलू देवता के सम्मुख आते हैं, और या फिर गंगनाथ जी के दरबार में आते हैं, जहाँ पर उनको पूर्ण आस्था होती है, पूर्ण विश्वास होता है कि कहीं से हमको न्याय नहीं मिलेगा तो हमको यहाँ से न्याय ज़रूर मिलेगा। और इतनी मान्यता है कि अगर एक बार वहाँ पर को पर्ची लग जाती है, एक बार वहाँ पर को गंगनाथ जी के दरबार में या फिर गोजू के दरबार में अगर वो लोग जाते हैं तो वहाँ से निराश नहीं आते। और वहाँ पर को वकीलों की पैरवी वगैरह, कोई फीस, उस चीज़ के लिए कोई फीस वगैरह ऐसी कोई भी तामझाम नहीं है। वहाँ पर को आप जाना है और पूरे मन से, सच्चे मन से और सच्ची भक्ति के साथ वहाँ पर को आप श्रद्धालु वहाँ पर को जाते हैं जो भक्त हैं, और उनकी जो शिकायतें हैं उनको ईश्वर सुनते भी हैं। ये मान्यता है यहाँ की स्थानीय लोगों की। तो इसी वजह से यहाँ पे कहा गया है कि ये यही रहस्यमयता असंभव को भी संभव बना देती है। यानी कि जो न्यायालय द्वारा जो उनको डिसीजन दिया गया है, अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो वहाँ पर को आके वो लोग, मतलब भगवान के दरबार में आकर उनको उनकी शिकायत पूरी हो जाती है। गंगनाथ जी की अदृश्य उपस्थिति में भुक्तभोगी भक्त
गंगनाथ जी की अदृश्य उपस्थिति को भुक्तभोगी भक्त महसूस करते हैं। यानी कि गंगनाथ जी की जो मतलब इतनी शक्ति है उनकी, इतनी ज़्यादा भक्त उन पे इतना विश्वास करते हैं कि उनकी अगर वो वहाँ पे कोई अदृश्य भी हैं, तब भी वो महसूस करते हैं कि हाँ, गंगनाथ जो देव हैं, वो मुझे सुन रहे हैं। मैं उनको महसूस कर पा रहा हूँ, ठीक है? उनके जीवन की समस्त तूफ़ानी कठिनाइयाँ व समस्याएँ आंतरिक व अनिर्वचनीय आनंद के द्वारा बहा दी गई है। ज्ञान से पवित्र व उच्च कुछ भी नहीं है और वह ज्ञान उसे आत्मा की ओर उन्मुख कर देता है। गंगनाथ देवता एक स्थानीय शक्ति ही नहीं, अपितु भक्तों की याचकों के लिए एक आध्यात्मिक गुरु भी हैं। उनके लिए जो उनके मंदिर में न्याय की याचना के लिए आते हैं, ठीक है? जो क्या करते हैं उनके मंदिर में, गंगनाथ जी के मंदिर में जो भक्त आते हैं, तो वो उनके लिए क्या है, एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। कुमाऊँ में गंगनाथ देवता का उच्चतम स्थान है। किंवदंती के अनुसार गंगनाथ जी नेपाल के डोटी राज्य के राजा उदयचंद्र के पुत्र थे। ठीक है, तो ये वाली बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कहाँ के थे गंगनाथ जी, नेपाल में डोटी राज्य के थे। ठीक है, उदयचंद्र के पुत्र थे। वे सूर्यवंशी थे। जब गंगनाथ जी ने जन्म लिया तो उनके पिता ने ज्योतिषी से उनकी कुंडली बनाने व तदनुसार उनके भविष्य के बारे में बताने को कहा ज्योतिषी से। ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि बालक सभी सद्गुणों से युक्त है, सिर्फ इस बात के अलावा कि जब वह 12 वर्ष का होगा तो संसार को त्याग देगा। ये एक भविष्यवाणी की थी किसने? उनके ज्योतिषी ने, राज ज्योतिषी ने। यह भी विश्वास किया गया है कि उक्त 12 वर्ष की उम्र में पहुंचने के दौरान उन्होंने भाना ब्राह्मणी से विवाह किया। ठीक है, भाना एक ब्राह्मण कन्या थी और बाद में उसने भी संसार को त्याग दिया था। भविष्यवाणी को गलत सिद्ध करने के लिए उदयचंद ने निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को विवाह बंधन में बांध दे और उस राजकुमारी के साथ जो उसकी पसंद की थी, और तब उसका नाम बदलकर बामणी रख दिया जाए। बाद में दरबारियों की राय पर उन्होंने अपने पुत्र का 12 वर्ष की उम्र तक पहुंचने में 7 बार विवाह कर दिया, लेकिन भाग्य बदला नहीं जा सकता था और 12 वर्ष की उम्र में गंगनाथ जी वास्तव में भाना के प्रेम में पड़ गए। वह जोशी परिवार से थी, जो कि अल्मोड़ा के निकट दनिया कुरकौली गांव की थी। कहा जाता है कि गंगनाथ ने उससे प्रथम बार स्वप्न में देखा था। बाद में वह उस गांव में घोड़े में बैठकर भिखारी के वेश में गए ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। जब वह गांव में पहुंचे, भाना ने उन्हें खिड़की से देखा। कहा जाता है कि वह उनकी प्रतीक्षा में थी और उनसे तुरंत एक रस्सी के सहारे अपने कक्ष में खींच लिया। इस घटना के बाद वे नियमित रूप से मिलने लगे। जोशी कुल ने उनके पवित्र संबंध को स्वीकार नहीं किया और एक घटना क्रम में उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, यानी कि भाना और गंगनाथ दोनों की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात वह एक भूत बन गए और जोशियों को गंगनाथ का मंदिर बनाकर उन्हें शांत करना पड़ा और उनकी पूजा प्रारंभ कर दी गई। ठीक है, सुना जाता है कि वह एक शुद्ध आत्मा थी और जवान व सुंदर व्यक्तियों को प्रभावित करती थी। कभी-कभी वह अपने किसी भक्त पर अवतरित होते थे और उनके माध्यम से प्रतिज्ञाएं पूरी करवाते थे। गंगनाथ देवता ने महानता की ज्योति जलाई और दलितों के देवता के रूप में उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। उनके भक्त उन्हें मुख्य देवता का सम्मान देते हैं और निरंकार अथवा निर्गुण के रूप में प्रतिस्थापित करते हैं। यद्यपि वे औसत लोगों से संबंधित व्यक्ति थे, परंतु उन्हें राजकीय देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है क्योंकि उनके कार्य महान थे। कहा जाता है कि वे पुरुष व स्त्रियों में समान रूप से अवतरित होते हैं। यह माना जाता है कि वे पशु बलि को पसंद नहीं करते थे और साधारण चावल के पकवान से वह सामान्य पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। गंगनाथ देवता दैत्यों की तामसी शक्तियों को भगा देते हैं और अपने भक्तों को या जो उनकी सच्ची भक्ति से पूजा करते हैं को वरदान प्रदान करते हैं। न्याय के देवता गोला की तरह वह भी सामान्य जन के विरुद्ध हो रहे अन्याय का प्रतिकार करते हैं। वे प्राचीन काल के अत्यधिक रुचिकर देवता हैं और मूर्ति पूजा को एक साधन के रूप में प्रयोग कर निर्गुण निराकार तक पहुंचने का माध्यम बनाते हुए हमारी भुला दी गई धार्मिक रूपों को याद दिलाते हैं। यदि ब्राह्मण यदि ब्राह्मणों के द्वारा प्रतिपादित देवताओं और देवियों का प्रभाव निरंतर बढ़ता गया
अधिक अधिकारपूर्ण होता गया और उच्चतम शिखरों तक पहुंचता गया, परंतु स्थानीय देवता का महत्व भी बरकरार रहा। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित जो देवी देवता है, यानी कि जैसे विष्णु भगवान हो गए, कृष्ण हो गए, राम हो गए और शिव हो गए, तो इनका जो प्रभाव है वो पूरे भारत में है। ठीक है, पूरा भारतवर्ष जो है वो ब्राह्मणों द्वारा प्रतिपादित जो देवता देवी देवता है, मतलब माता लक्ष्मी हो गई, भगवान विष्णु हो गए और शिव हो गए, तो इनकी पूजा ज़्यादा की जाती है। लेकिन क्या कहा जा रहा है कि इनकी जो महत्व है वो उच्चतम शिखरों तक पहुंच गया है, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड में जो गढ़वाल और कुमाऊं में जो क्षेत्र है वहाँ पर कोई स्थानीय देवता का महत्व सबसे ज़्यादा है। यानी कि इन देवी देवताओं से भी सबसे ज़्यादा स्थानीय देवता को ज़्यादा मान्यता दी जाती है। गंगनाथ देवता के मंदिर संपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों में है, क्योंकि वह श्रम जीवियों के देवता है, साथ ही न्याय के देवता भी हैं। ठीक है, बेगारी की निराशा से उबरने के लिए ये लोग न्याय के लिए गुहार लगाते हैं और जागर के रूप में भी उन्हें जागृत करते हैं। गांव के लोग आज भी जागर में जागर पर असीम श्रद्धा रखते हैं और सभी बुराइयों को भगाने के लिए इन स्थानीय देवों को जागृत करते हैं। जागर का प्रचलित अर्थ है जागरण अथवा इन देवी देवताओं को अवतरित करना। यानी कि जागर से क्या मतलब है, जागर यानी कि जागृत करना। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है कि जागृत करना, किसको जागृत करना, देवी देवताओं को जागृत करना। ठीक है, तो जागर जो लगाई जाती है उसमें कुछ इसमें लिखा गया है, मैं आगे पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। तो गांवों में आज भी लोग जागर पर असीम श्रद्धा रखते हैं और सभी बुराइयों को भगाने के लिए इन स्थानीय देवों को जगाते हैं। जागर का प्रचलित अर्थ है जागरण अथवा इन देवताओं को अवतरित करना, जिस प्रक्रिया में गायक जगरिया उनकी प्रशस्ति में लोकगीत गाता है। यानी कि जागर में जो जगरिया होता है, जिसको ये मतलब ये विधि ये विधान ये जो जागर वाली जो विधि विधान होते हैं, वो जो जिसको आती है उसको जगरिया कहा जाता है। जैसे पंडित लोग होते हैं मंत्र वगैरह पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह जगरिया भी होते हैं, जो कुछ लोक गीत होते हैं, जागर के कुछ गीत होते हैं जिनसे देवताओं को जागृत किया जाता है, तो उनको जगरिया कहा जाता है। तो जगरिया जो होते हैं कुछ उनकी प्रशस्ति होती है, तो उसमें जो लोक गीत होते हैं उनको गाते हैं। साथ में प्रयोज्य संगीत वाद्यों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। मैं हुड़का हो गया अर्थात ढोल थाली अर्थात एक छोटी प्लेट और ढोल बड़ा ढोल इत्यादि, यानी कि कुछ वाद्य यंत्र भी होते हैं जिनको जागर में उन लोक गीतों के साथ बजाया जाता है और कुछ अलग तरीके से बजाया जाता है, जिस वजह से जो देवी देवता होते हैं वो जागृत होने लगते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्व होता है इनका। ठीक है, हर कोई नहीं गा सकता, सिर्फ वही लोग गाते हैं जिनको ये अधिकार प्राप्त होता है, जिनको नियुक्त किया गया था इस चीज़ के लिए, जिन्हें जगरिया कहते हैं। ठीक है, मन को झकझोर देने वाले संगीत की ध्वनि, ठीक है, ये हर कोई नहीं गा सकता, सिर्फ यही लोग गा सकते हैं जिनको ये चीज़ें सही से आती है। तो मन को झकझोर देने वाली संगीत ध्वनि, उसकी लय और ढोल की धमक तथा जगरिये की गान एवं सहायकों के बोल के ऐसे वातावरण की सृष्टि करते हैं जिसमें कुछ पुरुष और स्त्रियां भी एक आवेग के अधीन होकर घूमने व नृत्य करने लगते हैं। यह नृत्य उन्माद युक्त होता है। ठीक है, कहा जाता है कि इस उन्माद की अवस्था में जगरियों की प्रशस्ति के अनुरूप किसी व्यक्ति विशेष में या समूह के ऊपर अवतरित होकर एकत्रित समूह की पूछताछ का उत्तर देता है। यानी कि कोई एक किसी एक व्यक्ति या जो भी महिला होगी पुरुष होगे उन पे जागृत होते हैं देवता। ठीक है, पूछताछ अधिकांशतः आधियो व्याधियों व समुदाय के कल्याण के संबंध में होती है, परंतु गंगनाथ के मामले में चूंकि वे न्याय के देवता भी हैं, पूछताछ अन्याय व दमन जिससे एक सामान्य व्यक्ति भोगता है के संबंध में भी होती है। ठीक है, तो आप लोग उत्तराखंड से हैं तो आप लोगों ने जागर वगैरह देखी होगी और आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें की जाती है। वो जो वाद्य यंत्र है, ढोल है, थाली है, बड़ा ढोल छोटा ढोल, जो भी वहाँ पे को प्रयोग किए जाते हैं वाद्य यंत्र, तो उनका महत्व भी आप लोगों को पता होगा और जगरिये का महत्व भी आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके के शब्दों का बोलों का उच्चारण वहाँ पे किया जाता है और कैसे वहाँ पे कोई एक माहौल बनाया जाता है देवता को जागृत करने का। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे और आप लोगों को अपने गाँव में होने वाले जागरों का हिस्सा बनना भी चाहिए। ये हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है एक। तो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोगों को ज़रूर से वो चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक है, जब भी आप लोग के घर में, गाँव में, कहीं पे भी जागर हो तो आप लोगों को वहाँ पे शामिल होना चाहिए। संसार के अन्य भागों की तरह उत्तराखंड में भी धर्म एक पूजा है जो मनुष्य को भय और असुरक्षा की भावना से मुक्ति दिलाने का कार्य करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इन कार्यों के द्वारा दुष्कर्मों का प्रतिकार करते हैं और उनका पूर्वाभास इन्हें होता है, लेकिन लोगों का प्रतिरोध बहुत क्षणिक होता है क्योंकि वे कठोर चट्टानों के कठिन मार्गों पर चलने के आदी होते हैं तथा प्रकृति की अनिश्चितताओं का स्वागत करते हैं। सामान्य विश्वास ये है कि भगवान निश्चित समय पर शरारती व दुष्ट तत्वों के अन्याय का दंड देते हैं।
लेकिन इस बात का कोई विरोध नहीं है कि लोगों का कर्म के सिद्धांत व दर्शन पर पूर्ण विश्वास है। इस प्रकार जागर और स्थानीय देवता जैसे गंगनाथ उन्हें संतुष्ट व प्रसन्न जीवन प्रदान करते हैं और सारी कठिनाइयों व विपरीत परिस्थितियों अन्याय जो उन्हें मानवीय अदालतों से मिलता है से भी मुक्ति प्राप्त कराते हैं। ठीक है, तो ये बात मैं आपको सबसे पहले मैं स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि कौन लोग, जो गोलजू हैं और गंगनाथ जी हैं, वो न्याय के देवता माने जाते हैं और अपने भक्तों की वहाँ पर को वो रक्षा करते हैं जहाँ पर को जब उन्हें मानवीय न्यायालय से उनको संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है, तो वहाँ पर उनकी हर परेशानी से उनको निजात प्राप्त होती है स्थानीय देवताओं के द्वारा। ठीक है, गोलजू और गंगनाथ जी के द्वारा तो मुक्ति प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह एक आक्रोश के निष्कासन का प्रभाव है और ये स्थानीय देवता ऐसी बेसहारा माहौल बेसहारा माहौल में भी एक मधुर लोरी की तरह सुखद स्थिति उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि जहाँ पर को मनुष्य हर तरफ से निराश हो जाता है, तो वहाँ पर को ये एक माँ की तरह अपने एक संरक्षक की तरह अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनकी हर एक जैसे एक माँ अपने बच्चे को मीठी लोरी गाकर सुनाकर उसको परेशान जब होता है एक बच्चा, तो उसको मीठी लोरी गाकर सुनाकर अपनी गोदी में सुलाती है। कहने का भाव ये है कि एक माँ की तरह, एक संरक्षक की तरह, एक पिता की तरह वो अपने भक्तों का ख़्याल रखते हैं और उनको हर एक परेशानी से, एक कठिन परिस्थिति से निजात दिलाते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है कि अल्मोड़ा में गंगनाथ देवता का मंदिर कुछ समय पूर्व से ही एक तीर्थ केंद्र के रूप में अत्यधिक लोकप्रिय हो गया है। दैवीय न्याय के मंदिर के रूप में भी लोग इसे मान्यता प्रदान करते हैं और कुछ समय से यहाँ विवाह समारोह भी आयोजित किए जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ की विवाह समारोह की क्रियाओं में शाश्वत आशीष और दिव्य प्रसन्नता और वह आनंद की प्राप्ति करते हैं। महाभारत में कहा गया है कि जैसे शरीर के कुछ अंग पवित्र माने जाते हैं, इसी प्रकार पृथ्वी के कुछ भाग व जल स्थान भी शुद्ध माने जाते हैं। पृथ्वी का यह भाग जहाँ गंगनाथ स्थापित है पवित्र है, क्योंकि लोगों का विश्वास ही उसे पवित्र बनाता है। यह विभिन्न विश्वासों, विचारों, सिद्धांतों व व्यवहारों के आसपास आपस में जोड़ने वाले पुल का काम करते हैं। यहाँ की यात्रा जो पूर्ण विश्वास सहित की जाए, व्यक्ति में आंतरिक प्रसन्नता उत्पन्न करती है और व्यक्ति को यह आशीर्वाद युक्त संदेश देती है कि मानव जीवन एक पुल के समान है और स्थायी आवास नहीं। यह इस जीवन रूपी पुल को पार कर दूसरी ओर निकल जाता है। यह एक यात्रा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है और भूत को वर्तमान व भविष्य से जोड़ती है। उनके भक्त महसूस करते हैं कि जब तक यहाँ मौजूद है अपने दिलों में भरे हुए प्रेम को बाहर निकालें और पूरे विश्व में फैला दें, क्योंकि प्रेम रूपी जल्द ही हमें मुक्ति की राह दिखा सकती है और फिर पुनः इस पृथ्वी को शांति व फुलवारी में बदल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने गंगनाथ जी के बारे में और गोलजू जी के बारे में हम लोगों ने जाना कि कैसे लोगों की गोलजू और गंगनाथ जी में इतनी ज़्यादा आस्था है। तो आप लोग अच्छे से भली-भाँति परिचित होंगे गोलजू और गंगनाथ जी से। ये हमारे इष्ट देव हैं, हमारे स्थानीय देवता हैं और जो और देवता हैं, यानी कि ब्राह्मणों द्वारा जो प्रतिपादित और वैदिक आर्यों द्वारा जो प्रतिपादित जो देवता हैं, देवी देवता हैं, उनसे भी ज़्यादा उच्च स्थान ये रखते हैं हमारे लिए। तो ये चीज़ बताई गई है इसके अंतर्गत। ठीक है? और न्याय के देवता के रूप में इनको जाना जाता है, इन दोनों ही इष्ट देवों को। उम्मीद करती हूँ यहाँ पे तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग अपना उत्तराखंड में वन प्रबंधन व आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं आज से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो उत्तराखंड में वन प्रबंधन व आंदोलन। उत्तराखंड में वानिकी का अत्यधिक महत्व है। यहाँ लगभग 65% भूमि वन क्षेत्र में आती है। पहाड़वासियों के रोजमर्रा के जीवन में वनों की विशेष उपयोगिता है। ठीक है? आज के समय में भी लोग ज़्यादातर वनों में ही डिपेंड है। जैसे फर्नीचर वगैरह बनाना वगैरह है, जड़ी बूटियाँ हैं, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती है? हमें वनों से ही प्राप्त होती है। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें ब्रिटिश शासनकाल की, यानी कि 1815 के बाद की बात करें, तो लोग का जितना भी पूरा जो दैनिक जीवन था वो पूरा वनों पर ही डिपेंड था, क्योंकि उसमें खाना, ईंधन वगैरह सब कुछ वहीं से प्राप्त होता था, जंगलों से ही लकड़ियाँ वगैरह प्राप्त होती थी। जो ईंधन होता था जिसमें खाना वगैरह बनता था, क्योंकि उस वक़्त क्या था कि गैस स्टोव की कोई व्यवस्था नहीं थी। ठीक है?
आज के समय में तो हमारे पास गैस है, घरेलू गैस है, इंडक्शन है, लेकिन उस वक़्त ना बिजली थी, ना गैस थी, ठीक है? तो लोगों को अपने घर में रोशनी करने के लिए, अपने घर में खाना बनाने के लिए ईंधन जो जंगलों से प्राप्त होता है ईंधन, उस पे ही डिपेंड रहना पड़ता था। घर-वर बनाने के लिए, झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए, अभी तो ईंट और सीमेंट के घर बनते हैं। फिर भी लकड़ियाँ इसमें यूज़ होती हैं, लेकिन उस वक़्त लकड़ियों के ही घर बनाए जाते थे, झोपड़ी वगैरह बनाई जाती थी। छतों में लकड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो इन चीज़ों के लिए, घर निर्माण के लिए भी जंगलों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। जड़ी-बूटियाँ अभी जो आजकल हम डॉक्टर से जो हम दवाइयाँ प्राप्त करते हैं, वो उसका भी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो लोग जड़ी-बूटियों पर ही डिपेंड रहते थे। तो बहुत सी चीज़ें थी जो जंगलों से वनों से जुड़ी हुई थी। स्थानीय लोग जो थे वो कहाँ से जुड़े हुए थे? जंगलों से जुड़े हुए थे। तो उसी के बारे में इसमें बात की गई है। तो पहाड़ वासियों की रोज़मर्रा के जीवन में वनों की विशेष उपयोगिता थी, ठीक है? क्योंकि इनका पूरा जीवन वृत्त वनों पर टिका हुआ था, ठीक है? जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है? यहाँ के लोग प्राचीन काल से ही वनों को का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करते आए हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक यानी कि कोई बिना किसी रोक-टोक के वो जंगल जाते हैं अपनी गायों के लिए। पशुपालन भी तब बहुत ज़्यादा था, तो पशुओं के लिए घास वगैरह लाना, अ, मकानों की व्यवस्था करना, पशुओं के लिए भी तो हमको मकान बनाने होते हैं, तो उनके लिए भी हम लोगों को वनों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। और घास वगैरह हो गई, जड़ी-बूटियाँ वगैरह हो गई, अपने घर में खाना बनाने के लिए जो ईंधन हमको प्राप्त होता था, वो भी जंगलों से होता था, तो स्वतंत्रता पूर्वक वनों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ के लोग प्राचीन काल से ही वनों का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करते हैं स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करते हुए आए हैं, उपयोग करते हुए आए हैं। ये और साथ ही इनके संरक्षण और प्रबंधन हेतु अनेक नियमों को भी इन्होंने अपनाया था, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। वनों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु इनके प्रयास यहाँ की संस्कृति, रीति-रिवाजों, त्योहारों, पंचायतों व अनेक किंवदंतियों में परिलक्षित होते हैं। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ जनसंख्या कम रही, जिस कारण नगर भी कम रहे तथा गाँवों की अधिकता रही, ठीक है? उम्मीद कर रही हूँ मैं कि आप लोगों को इसमें समझ में आ रहा होगा। ये लोग बेरोक-टोक अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों का उपयोग कर सकते थे, ठीक है? यानी कि हम लोग ब्रिटिश काल से संबंधित बात कर रहे हैं, तो बहुत नगरीकरण नहीं था, यहाँ पे कोई नगर कम थे, ठीक है? गाँवों की अधिकता ज़्यादा थी। गाँवों की अधिकता ज़्यादा थी, यानी कि ज़्यादातर किस पे डिपेंड रहना पड़ता था? जंगलों पर ही डिपेंड रहना पड़ता था। कुल मिलाकर बात यही है। तो बिना रोक-टोक के ही ये लोग स्वतंत्रता पूर्वक गाँव में क्या करते थे? अपने जो भी इनकी आवश्यकता थी उसकी पूर्ति के लिए वनों का उपयोग कर सकते थे। लेकिन 1815 में आंग्ल-नेपाल युद्ध की समाप्ति से यहाँ कुमाऊँ गढ़वाल को गोरखा राज से मुक्ति मिली। वहीं यहाँ नई औपनिवेशिक सत्ता स्थापित हुई। ठीक है? जब 1815 में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ, पूरा खत्म हुआ, मतलब उसकी समाप्ति हुई, उसके बाद कौन आया यहाँ पर को? गोरखा राज से तो उनको मुक्ति मिल गई, लेकिन अब कौन आया? औपनिवेशिक सत्ता यहाँ पर को स्थापित हुई। औपनिवेशिक सत्ता से क्या मतलब है? कि किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी दूसरे देश या क्षेत्र पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण स्थापित कर लेना, उसे औपनिवेशिक सत्ता कहते हैं। जैसे भारत में अंग्रेजों ने शासन किया क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या थे? एक शक्तिशाली देश था ब्रिटेन। तो औपनिवासिक सत्ता अंग्रेजों द्वारा यहाँ पे स्थापित की गई, जहाँ भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करके ब्रिटेन के फ़ायदे के लिए काम किया जाता था, ठीक है? कुल मिलाकर ये कहने वाली बात है, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने यहाँ भारत में जो संसाधन थे, उसका फ़ायदा उठाया अपने राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है? तो जैसा भी ये नियम बनाते थे, उसको हम लोगों को फ़ॉलो करना होता था। तो औपनिवेशिक सत्ता की वाणिज्यिक सोच के कारण धीरे-धीरे इनके वनाधिकार सीमित होते चले गए। स्थानीय जो लोग थे उनका पहले तो स्वतंत्रता पूर्वक वनों पे अधिकार था, और जो नियम जो भी बनाए गए थे उसके हिसाब से ये लोग अपनी जो दैनिक जीवन की जो पूर्ति थी उसको पूरा कर रहे थे। लेकिन अब जब औपनिवेशिक सत्ता यहाँ पर को आ गई थी, तो उनकी उन्होंने जो भी यहाँ पर को धीरे-धीरे जो भी इन्होंने यहाँ पे कोई नियम कानून बनाए, तो उसकी वजह से इनकी वनों पे जो अधिकार थे वो थोड़े सीमित होते चले गए, ठीक है? जिसकी परिणति यहाँ वन आंदोलन के रूप में परिलक्षित हुई, जिससे परेशान होकर फिर इन लोगों ने, स्थानीय लोगों ने वन आंदोलन प्रारंभ किया। अब इसकी पूरी कहानी यहाँ पे दी गई है। तो वन प्रबंधन और उपजता विद्रोह, यानी कि पहले तो ये लोग स्वतंत्रता पूर्वक वनों पर अपनी बिना रोक टोक के वन में जाकर अपनी जरूरत की चीजें लाकर अपनी जो दैनिक जीवन की जो भी
चीज़ें थी, आवश्यकता वाली जो चीज़ें थी उनको प्राप्त कर ले रहे थे। वनों से जो भी चीज़ें इनको चाहिए थी, लकड़ी चाहिए थी, घास चाहिए थी, जंगलों में पशुओं को चराने के लिए भेजना, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब जब ब्रिटिश राज यहाँ पर को प्रारंभ हो गया था तो उनके द्वारा कुछ नियम कानून बना दिए गए थे, ठेके में दे दी गई थी, जंगलों को ठेके में दे दिया गया था, जिस वजह से जंगलों को बहुत नुकसान हो रहा था। उस वजह से जंगलों को नुकसान होने की वजह से फिर कुछ प्रबंधन यहाँ पे किए गए। तो जो स्थानीय लोग थे अब वो स्वतंत्रता पूर्वक उनका वो जंगलों में जाकर लकड़ियाँ वगैरह नहीं इकट्ठा कर पा रहे थे। ठीक है? तो इसी वजह से क्या था, उपजता विद्रोह नाम दिया गया है। ठीक है? धीरे-धीरे विद्रोह उपजने लगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज के प्रारंभिक 3 वर्षों में कुमाऊँ कमिश्नरी में वनों का दोहन पूर्व प्रचलित विधि के अनुसार होता रहा। वन उत्पादों के निर्यात के ठेके दिए जाते थे। ठीक है? वन उत्पादों के निर्यात के, यानी कि यहाँ पर से वनों को मतलब वनों में जो लकड़ियाँ हैं उनको काट के बेचा जाता था। ठीक है? ठेकेदार किसी भी व्यक्ति को वन में स्वेच्छानुसार वस्तुओं का निर्माण एवं कत्था निकालने की अनुमति देता था। कौन? ठेकेदार। और इसके बदले उनसे निर्यात कर चुंगी वसूल करता था और वसूल की गई निर्यात राशि में से ठेके की राशि को राजकोष में जमा करके शेष अपने पास रख लेता था। ठीक है? तो इस तरीके का ठेका यहाँ पर चलता था। सन 1818 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। वनों से प्राप्त होने वाली मूल्यवान वस्तुएं कौन कौन सी थी? काठ, जो एक इमारती लकड़ी होती है, बांस और कत्था तथा तथा सरकार ने शिवालिक तथा भाबर के वनों का ठेका काठ, बांस, महाल्स के अंतर्गत देना शुरू कर दिया। अब ये क्या चीज है, इसको देख लेते हैं। पहले समझ लेते हैं काठ, बांस, महाल्स, ये क्या चीज़ है। तो ये है एक ऐतिहासिक रूप से हिमालय क्षेत्र, जैसे कि आपका विशेषकर कौन कौन से हो गए, नेपाल, उत्तराखंड और पर्वतीय रियासतों में जो पूर्ववर्ती शासन प्रणाली जैसे टिहरी गढ़वाल वगैरह हो गए, जैसे गोरखा या ब्रिटिश काल के दौरान की जो रियासत थी उनसे संबंधित है। तो जैसे काठ, बाँस और महाल। ठीक है? काठ का मतलब हो गया लकड़ी, जो इमारती लकड़ी होती है जिससे घर वगैरह बनाए जाते हैं। बाँस एक तरीके का वन उत्पाद ही होता है, ये भी एक लकड़ी होती है। बाँस आप लोग जानते होंगे, जो बड़े-बड़े लट्ठे जैसे होते हैं। बाँस की लकड़ी आपने देखी होगी। और महाल, महाल क्या होता है? एक ऐसी प्रशासनिक इकाई होती है, क्षेत्र या विभाग को कहा जाता है जिससे सरकार या शासक वर्ग को राजस्व, कर या आय प्राप्त होता है। ठीक है? तो उसे महाल कहा जाता है, यानी कि पूरा मिलकर क्या बना, काठ, बाँस, महाल्स बना। यानी कि महाल्स यानी कि एक ऐसी प्रशासनिक इकाई, क्षेत्र या विभाग जिससे सरकार या शासक वर्ग को राजस्व, कर प्राप्त होगा। ठीक है? तो शिवालिक और भाबर की जो क्षेत्र है, शिवालिक वाला क्षेत्र कौन सा आ गया? यह श्रेणी उत्तर में मध्य हिमालय और दक्षिण में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों जैसे भाबर और तराई क्षेत्र के बीच स्थित है। ठीक है? उत्तराखंड के दक्षिणी जिलों में जैसे हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और चंपावत की जो निचले वाले हिस्से हैं इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है? तो ये जो भाबर वाला क्षेत्र है ये पूरा किसके पास चला गया? कांठ, बांस, महालसी के पास चला गया, ये पूरा ये। ठीक है? तो इसके अंतर्गत देना शुरू कर दिया और इसके राजस्व के संरक्षण का अधिकार परगना के जमींदारों को सौंपा गया। अब यहाँ पर से जो राजस्व इकट्ठा होगा वो कौन इकट्ठा करेगा? जो उस क्षेत्र का जो जमींदार होगा, यानी कि परगना, यानी कि एक इकाई होती है, परगना किसी क्षेत्र की एक इकाई होती है। तो उसका ये जो जमींदार जो यहाँ पर नियुक्त किया गया है वो यहाँ से राजस्व इकट्ठा करेगा। ठीक है? 1858 तक ठेका व्यवस्था बदस्तूर जारी रही और सरकारी ठेकेदारों द्वारा वनों का अनावश्यक कटान किया जाता रहा। यानी कि ठेकेदारों के हाथ में दे दिया। अब उन्होंने अपनी मर्जी से वहाँ पर को कटान शुरू करा, मतलब अननेसेसरी काफ़ी पेड़ उसमें काट दिए गए। ठीक है? वहाँ से पेड़ों का निर्यात करना शुरू कर दिया। डॉक्टर आलोक पांडे के अनुसार सन 1826 में ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित कर दिया और यहाँ साल काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी कि जो ट्रेल यहाँ पर को थे कमिश्नर के रूप में, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर को थापला जो भूमि थी उसको आरक्षित कर दिया और यहाँ पर को साल पर जो लकड़ी होती है, बहुत मजबूत लकड़ी होती है, इसका प्रयोग इमारतों वगैरह बनाने में और किसी भी चीज़ का निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत मजबूत लकड़ी मानी जाती है। तो इसकी कटाई सबसे ज़्यादा हो रही थी क्योंकि सबसे ज़्यादा मांग थी इसकी। तो इस पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया इसको काटने पर। किसने? ट्रेल ने। 1826 की बात है ये। और इस तरह सरकारी वनों की नींव पड़ी। सन 1853 में भारत में रेल का आगमन हुआ। ठीक है? भारत में क्या हुआ, रेल की व्यवस्था की गई। तो 1853 में भारत में रेल का आगमन हुआ और अचानक लकड़ी व्यापार में अत्यधिक तेजी आ गई। रेल स्लीपरों और इससे
कार्यों के लिए लकड़ी की अत्यधिक आवश्यकता थी और लकड़ी के ठेकेदारों का आगमन उत्तराखंड के वनों की ओर हुआ। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जब 1853 में भारत में रेल व्यवस्था को शुरू किया गया, यानी कि रेल के लिए पटरियों का जब निर्माण किया गया, तो उसमें जो स्लीपर होते हैं ना, पटरी जो होती है, पटरियों के नीचे एक स्लीपर के लिए एक जगह बनाई जाती है जहाँ पे को लकड़ियाँ लगाई जाती हैं। ठीक है, तो उसके कार्य के लिए सबसे ज़्यादा लकड़ी की आवश्यकता थी। तो अब वहाँ के लोग क्या कर रहे थे, उत्तराखंड की ओर, यानी कि जो जो ठेकेदार थे वो उत्तराखंड की ओर आ रहे थे वहाँ पर से लकड़ियाँ लेने के लिए। भाबर में साल के वनों का अत्यधिक व अविवेकपूर्ण पतन हुआ। यानी कि भाबर में जो साल की वन था उन पे बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ यहाँ पर से काटी गई। लकड़ी के ठेकेदारों ने बेहिसाब मुनाफा कमाया और एकड़ों के हिसाब से पुराने व परिपक्व पेड़ों को काट डाला है। ठीक है, तो अब सबसे ज़्यादा कार्य किसके लिए होता है? पैसों के लिए सबसे ज़्यादा कार्य होता है। तो अब रेल का निर्माण हो रहा है तो सबसे ज़्यादा लकड़ी की मांग होगी यहाँ से, तो सबसे ज़्यादा कहाँ को लोग आ रहे थे, ठेकेदार कहाँ की तरफ आ रहे थे? उत्तराखंड की तरफ आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा मजबूत लकड़ियाँ उनको चाहिए थी, जैसे साल हो गया, शीशम हो गया, देवदार हो गई, चीड़ हो गई, तो इनकी लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा क्या होती है, मजबूत होती हैं। तो इनको बेचा उन्होंने, बहुत ज़्यादा कटान किया, बेचा, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा इन लोगों ने यहाँ पर से कमाया। एकड़ों के हिसाब से पुराने और परिपक्व पेड़ों को काट डाला गया। ठीक है, 1855 से 1861 तक वन अपने विनाश के चरम पर था। सुगम स्थलों पर साल के जंगल बिल्कुल नष्ट हो गए थे। ठीक है, ठेकेदारों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। वे मनचाही संख्या में वृक्ष काटते और परिवहन की सुविधा न होने पर कटे वृक्षों को जंगल में छोड़ जाया करते थे। 1858 में हेनरी रैमजे ने पुरानी ठेकेदारी व्यवस्था को बंद कर दिया और इसके प्रबंधन के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। हेनरी रैमजे ने वनों का प्रबंधन अच्छे तरीके से किया, जिससे राजस्व भी अच्छा प्राप्त हुआ। रेलवे अपने विस्तार में लगा हुआ था और उसे साल के स्लीपरों की आवश्यकता थी। सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता थी? साल के स्लीपर, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजबूत लकड़ी साल की मानी जाती है। तो उन जो रेलवे जो था वो अपना काम में लगा हुआ था, यानी कि अपने जो पटरियों का जो अ, फैलाव था वो करने में लगा हुआ था। यानी कि जो ठेकेदार थे वो पटरियों का निर्माण करने में लगे थे और स्लीपरों के लिए उनको साल के पेड़ों की आवश्यकता थी। साल के वनों के भारी दोहन के बाद उत्तर पश्चिम प्रांत से साल स्लीपरों के निर्यात में कमी आ गई। ठीक है, अब क्या हुआ, अब लगातार पेड़ कटते गए, कटते गए, कटते गए, तो साल में जो भी अधिक पेड़ों की कटान की वजह से इनकी जो साल की जो स्लीपर जो तैयार किए जा रहे थे उसमें अब कमी आने लग गई थी। ठीक है, तो अब क्या करना करना पड़ा, रेलवे को क्या करना पड़ा, अब आयातित स्लीपरों पर निर्भर रहना पड़ा। यानी कि बाहर विदेशों से अब उनको लकड़ियाँ मंगानी पड़ी, तो उस पर निर्भर रहना पड़ा और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा था उनका। रेलवे को टिकाऊ लकड़ी की आवश्यकता थी और इसके विकल्पों के बारे में सोचा जा रहा था। टिकाऊ यानी कि मजबूत लकड़ी के बारे की जरूरत थी, जैसे कि साल जैसी लकड़ी की जरूरत थी। लेकिन उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कटान होने की वजह से ये सारे पेड़ खत्म होने की स्थिति में आ गए थे और कहीं पर को इसमें प्रतिबंध भी लगा दिया गया था। तो इस वजह से क्या हुआ कि बाहर से, यानी कि देश के बाहर से वो लोग आयात कर रहे थे वहाँ से। तो टिकाऊ लकड़ी की आवश्यकता थी और इसके विकल्प के बारे में सोचा जा रहा था। रेलवे को लगातार लकड़ी की प्राप्ति हो सके, इसके लिए वनों के ठीक प्रबंधन की आवश्यकता थी। ठीक है, रेलवे प्रसार के प्रारंभिक दिनों में वनों पर भारी दबाव के कारण साल वन क्षेत्र कम हो चुका था। ठीक है, भारी मात्रा में जब साल के पेड़ों की कटान हुआ तो उसमें क्या हुआ था, साल का जो वन क्षेत्र था वो बहुत कम हो चुका था, जिससे साल स्लीपरों की आपूर्ति भी कम हो चुकी थी। आयातित लकड़ी महंगी साबित हो रही थी क्योंकि बाहर देश के बाहर से जब लकड़ियां मंगाई जाएंगी, उनका आयात होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा ना, तो बहुत महंगी साबित हो रही थी। टिकाऊ लकड़ी के विकल्पों व वनों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। इस समस्या के निदान के लिए ब्रिटिश सरकार ने सन 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग को जन्म दिया। ठीक है, इसमें प्रथम महानिरीक्षक डिट्रिच ब्रांडिस बनाए गए। ब्रांडिस ने वनों के प्रबंधन तथा प्रशासन हेतु वैज्ञानिक पद्धतियां अपनाई। नए विभाग का कार्य रेलवे के टिकाऊ लकड़ी जैसे साल, शीशम, टीक व देवदार के क्षेत्रों का पता लगाना था और अनेक दल बनाकर इन वन क्षेत्रों की खोज में भेजे गए। ब्रांडिस की सलाह पर परिषद उच्च विधान परिषद द्वारा वन अधिनियम 1865 पारित किया गया। ठीक है, किसकी सलाह पर? बैंड्रिज की सलाह पर उच्च विधान परिषद द्वारा वन अधिनियम 1865 पारित किया गया और
वनों को आरक्षित करने की शुरुआत की गई। वनों पर सरकारी अधिकार के लिए राज्य के अधिकार के दावे को आवश्यक समझा गया और 1868 तक कुमाऊं में भी पृथक वन विभाग बन गई। अब पर्वतीय क्षेत्रों में वनों को आरक्षित किया जाने लगा। वन प्रबंधन के लिए कार्य योजना का प्रारंभ हुआ। हालांकि कुमाऊं में वन प्रबंधन एवं संरक्षण की दिशा में कार्य हेनरी रेमजे के नेतृत्व में पहले से ही किया जा रहा था। सन 1861 में सन हेनरी रेमजे ने वन बंदोबस्त किया और वनों की हिफाजत और सुरक्षा के लिए नियम बनाए। निरावत भूखंडों में वृक्षों का रोपण किया गया। ठीक है, जहाँ पर से पेड़ काट दिए गए थे वहां पर को दोबारा से वृक्षारोपण हुआ। पेड़ों को चिन्हित घन लगाना करने की प्रणाली लागू की गई और आरक्षित वनों को आग से बचाने की व्यवस्था की गई। ठीक है, तो कुछ नियम ऐसे बना दिए गए। अब प्रॉपर जंगलों को बचाना था क्योंकि जो साल के पेड़ उतने काट दिए गए थे उनका पूरा वन पूरा समाप्त होने की कगार पे आ चुका था। तो इसके लिए कुछ कदम उठाए गए उनके द्वारा। हरिद्वार के बरमदेव तथा हरिद्वार के बरमदेव तक सड़कों का निर्माण किया गया जिससे वनों तक पहुंच सुगम हो सके और यह वास्तविक संरक्षण का पहला प्रयास था। इसकी प्रशंसा सन 1868 में बने वन विभाग के संरक्षक पियर्सन ने भी की। सन 1868 में पहले अधिनियम की खामियों को दूर करते हुए अखिल भारतीय वन अधिनियम 1878 पारित किया गया। ठीक है, इनमें वनों को आरक्षित व संरक्षित करने का प्रावधान था। आरक्षित वन पूर्णतः वन विभाग के अधीन थे तथा इनमें जनता के लिए पातन व चारण अवैध था। ठीक है, वहीं संरक्षित क्षेत्रों में ग्रामीणों को कुछ सीमित अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इस सब का फर्क किसके ऊपर पड़ा, जो स्थानीय लोग थे। पेड़ों का कटान तो किया बाहर वालों ने, ठीक है, ठेकेदारों ने। ठीक है, पैसा कमाने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए उन्होंने बराबर बराबर पेड़ों को कटान किया और क्या करा, रेलवे की लाइन बिछाने के लिए वहां पर को सब बेच दिए। ठीक है, लेकिन इसका जो नुकसान हुआ वो किसको हुआ, स्थानीय लोगों को हुआ, क्योंकि स्थानीय लोग पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड है, जंगलों पे डिपेंड है, क्योंकि उनको ईंधन वहीं से प्राप्त होगा। जंगलों में से पशुओं के लिए घास वगैरह वहीं से आएंगी, जड़ी बूटियां वगैरह वहीं से आएंगी। लेकिन इन सब के चक्कर में जो भी ये रेल की जो व्यवस्था जो भी की गई उसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो स्थानीय जनता थी उनको हुआ। तो जो प्रबंधन यहाँ पे किए गए उसकी वजह से स्थानीय जनता अब क्या हो गई थी, परेशान हो गई थी। तो आरक्षित वन पूर्णतः वन विभाग के अधीन थे तथा इनमें जनता के लिए पातन और चारण अवैध था। पातन और चारण यानी कि वहां से आप लोग कुछ भी मतलब नहीं कर सकते। आप अपना पशुओं को जंगल आपकी मर्जी से भेज सकते हैं। जो क्षेत्र आपके रिजर्व किए गए हैं तो उसके अंतर्गत आपके पशु अंदर नहीं जाने चाहिए, कहीं पे कटान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके लिए वर्जित कर गई थी। वहीं संरक्षित क्षेत्रों में ग्रामीणों को कुछ सीमित अधिकार दिए गए थे। ठीक है, अब धीरे धीरे आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र को बढ़ाया जाने लगा। ठीक है, अब वो जो आरक्षित और संरक्षित क्षेत्र थे उनका भी क्षेत्र बढ़ाया जाने लगा। भारतीय वन वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोजों ने चीड़ तथा शंकुधारी वनों में सरकारी रुचि को बढ़ा दिया और परीक्षण के तौर पर सन 1890 में चीड़ वृक्षों से लीसा टिपान शुरू किया गया। जैसे जैसे परिमार्जन की विधि विकसित होती गई वैसे वैसे इन वनों का महत्व बढ़ने लगा और व्यापारिक वानिकी को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो ये कुछ नियम यहाँ पे बनाए गए थे जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था, यानी कि किया किसी ने और नुकसान हुआ किसी का। ठीक है, तो इस वजह से ये वन आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे यहाँ से। तो आज तक के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। तो इस टॉपिक को अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिएगा और अपने नोट्स यहाँ से अच्छे से तैयार कीजिएगा। ठीक है, अगली वीडियो मिलेंगे, इसके आगे क्या हुआ उसको किस तरीके से ये वन आंदोलन आया सामने और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत की गई, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।